ओके, सो इस वीडियो में हम रिकॉल करेंगे कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है सेल इंजरी का, उसके इम्पोर्टेंट एससीक्यूज़ कौन से हैं और उनमें क्या क्या लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो एक एससीक्यू तो आप लोगों को पता है कि सेलुलर अडॉप्टेशन का आता है। कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी एक पेशेंट है, सपोजिंगली आप कर लो कि उसकी जी एक किडनी फेल हो गई थी कुछ अर्से पहले, अब दूसरी किडनी का साइज़ इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो अब बताओ कौन सी सेलुलर अडॉप्टेशन है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी होती है बेसिकली। ठीक है, फिर क्वेश्चन हो सकता है कि जी एक फ़ीमेल है, प्यूबरिटी अटेन करने पे उसका ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, या प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन मदर्स में इंक्रीज़ कर जाता है, उसकी क्या एग्जांपल है, उसका मैकेनिज्म लिखो। हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, इसी तरह पार्शियल हेपेक्टेक्टमी का क्वेश्चन आ सकता है। वो आप लोग कहते हैं कि एक बंदा है जो कि लिवर की सर्जरी कराई है उसने, और उसके बाद उसकी जी कुछ अर्से बाद हमने देखा तो जी साइज़ जो था वो कम्प्लीटली फुल हो गया था। तो उसकी रीज़न क्या है? स्टेम सेल्स होते हैं, हाइपरप्लेजिया कंपनसेटरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पोलियोमाइलिटिस का कोई केस बन के आ सकता है, ये ट्रॉफी का क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आ सकता है मेटाप्लेजिया का कि जी स्मोकर्स के अंदर कौन सी चेंज आती है, कौन सी सेलुलर अडॉप्टेशन होती है, मेटाप्लेजिया होती है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन, हाँ इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेटाप्लेजिया कुड बी ए डबल एज सोर्ड। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ा है कि मेटाप्लेजिया जो है वो फ़ायदेमंद कैसे है। स्मोकर्स के अंदर क्या था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाती है इन प्लेस ऑफ कलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। तो उसका फ़ायदा तो ये है कि वो स्मोक के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको विदस्टैंड कर सकता है। ठीक है, ये स्ट्रेटिफाइड बहुत सारी ये स्क्वेमस एपिथेलियम बन गई, तो ये स्मोकिंग के लिए तो रेजिस्टेंट है टॉक्सिक्स के लिए, टॉक्सिन्स के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, डबल एज स्वॉर्ड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास कलमनर एपिथेलियम थी, अगर उसको आप देखें तो उसके ऊपर सीलिया थे। तो सीलिया क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपके जो एयरवे के अंदर कोई भी डिब्री आ रहा होता है बाहर से, ठीक है, उसको उसके म्यूकस की जो होती है वो प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा विद दिस। तो आपका जो भी हवा से पोllutants वगैरह जो भी आ रहा हुआ है उसको रोकने वाला अब कोई नहीं है। ये जब ये अडाप्टेशन हो जाएगी, मेटाप्लेजिया हो जाएगा, तो अब क्या होगा? वो सीधे लंग्स में जाएंगे। सही है, तो ये एक तरह से फायदेमंद है कि सिगरेट के टॉक्सिन्स को तो ये प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये उस तरह सीलिया की जो फंक्शनिंग है वो नहीं करता, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये नुकसानदेह भी है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड का क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों के से बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी दफ़ा पास्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया हुआ है, वो है जी सेलुलर इंजरी क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को एक आध दफ़ा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की जी सेलुलर बेसिस पे क्या मैकेनिज्म है, वो लिखें। ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपका। एज सच इनमें से कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आ जाए, एससीक्यू नहीं आता। ठीक है, उसके बाद जी आप लोगों को से ये इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्यों होती है। ऐसे सर्कमस्टांसिस में जब ब्लड फ्लो वापस आता है टू इस्कीमिक टिश्यू, तो उसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स आते हैं, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस आते हैं। तो वो क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं, वो सेलुलर डेथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी कॉज होती है, इसको हम इस्कीमिक रीपरफ्यूजन इंजरी कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल इंजरी। ये वाइवा का क्वेश्चन है, अक्सर प्रोफेसर पूछते होते हैं कि क्या होते हैं जी कॉन्सिक्वेंसेज सेल इंजरी के। सेल इंजरी ने क्या करना है? ऑब्वियसली सेलुलर लेवल पे देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनिंग होगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी, हमने सारा कुछ देख लिया। डीएनए डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली सेल जो होगा वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। डीएनए ही सारा कुछ डिक्टेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सारा कुछ। और मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी सारी खराब हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी खराब होगी तो क्या होगा? सही तरह से आयंस की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, सेल स्वेल कर जाएंगे, ब्रेस्ट कर जाएंगे, ठीक है, किल हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की हमने पीछे एक्सप्लेनेशन पढ़ी है सारा कुछ, के साइटोक्रोम सी जो होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा उसकी वजह से भी अपॉप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी तक के सारे क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी अभी तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने कहा था कि जब भी स्ट्रेस होता है सेल के ऊपर तो वो अडाप्टेशन करता है। ठीक है, अडाप्टेशन हुई, अडाप्टेशंस अगर फेल हो जाएं तो सेलुलर इंजरी होती है। ठीक है, यही पढ़ा अभी तक हमने। अब सेलुलर इंजरीज दो तरह की हो सकती हैं। सेलुलर इंजरीज हो सकती हैं रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। ठीक है,
अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है? रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर आप इस स्ट्रेस के जो ट्रिगर है उसको रिमूव कर लोगे सेल से, ठीक है, स्ट्रेस हटा लोगे, तो सेल जो होगा वापस अपनी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की तरफ, नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। और अगर ऐसा हो कि आप स्ट्रेस को हटा भी लें, स्ट्रेस रिमूव भी कर दें, ठीक है, लेकिन क्या हो कि सेल जो स्टिल डेथ की तरफ जाए, प्रोसीड करे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा इसमें देखने हैं मॉर्फोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर ऐसे क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक बात याद रखनी है सबसे पहले कि जब भी सेलुलर डेथ होगी तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टीमेटली खराब हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, सिर्फ ब्लैबिंग एंड ब्लंटिंग होती है, ठीक है। इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। कुछ सेल की जो ऑब्वियसली अब शेप होगी वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है। अब जब भी पैथोलॉजी में आपने उन चीज़ें देखनी है तो आपने ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी के लिहाज से देखनी है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे क्या नज़र आता है और ग्रॉस पे क्या नज़र आता है। तो आपको ग्रॉस पे क्या नज़र आएगा? जो भी सेल है स्ट्रेस के अंडर, रिवर्सिबल इंजरी के अंदर, वो पेल हुआ होगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हुई होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो पेलर कलर का नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि ऑर्गन का साइज स्वेल हुआ हुआ नजर आएगा, ठीक है, वेट बढ़ा हुआ होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एटीपी जो है अगर वो ना हो अवेलेबल, क्योंकि अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही होगी और एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, तो एटीपीएजेस जो है, एटीपीएज के थ्रू सेलुलर ट्रांसपोर्ट करने वाले जितने चैनल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे और आइंस का इनफ्लक्स होगा और उसके साथ वाटर का भी होगा, तो सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। टर्गर और प्रेशर उसका जो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को नजर आएगी ग्रॉस के ऊपर। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या क्या नजर आएगा ये मैंने बता दिया। माइक्रो अगर बाहर से शुरू हो, आप लोगों को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो ब्लैबिंग और ब्लंटिंग की हुई हुई नजर आएगी। उसके जो माइक्रोविलाई होंगे वो डिस्टॉर्ट हुए होंगे, ठीक है। अब अगर अंदर की तरफ आ जाओ, सेल के अंदर क्या क्या नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को फॉस्फोलिपिड की डेंसिटीज नजर आएंगी, फॉस्फोलिपिड्स की डेंसिटीज, ठीक है। इस तरह फॉस्फोलिपिड्स एक्यूमुलेट हुए हुए नजर आएंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि सेलुलर स्वेलिंग के साथ क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स लगे होते हैं वो डीअटैच हो जाते हैं, ठीक है। वो डीअटैच हुए होंगे या एटलीस्ट उनका क्या हुआ होगा, अब वो स्वेल हुए होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हुई होगी अगर उसके साथ कुछ रह भी गया तो, लेकिन डीअटैच हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये जो फॉस्फोलिपिड्स की एक्यूमुलेशन नजर आएगी, इसको हम कहते हैं माइलिन फिगर्स नजर आएंगे, ठीक है। माइलिन फिगर्स इनको कहते हैं क्योंकि ये माइलिन, आप लोगों को पता है नर्व के ऊपर फॉस्फोलिपिड्स वो इंसुलेशन हुई होती है, वो भी माइलिन होती है, ठीक है। तो माइलिन शीट कहते हैं उसे। तो यहाँ पे हमारे पास माइलिन फिगर्स नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरे चेंजेस होते हैं, ये तो हमारे पास हो गया है माइक्रोस्कोपी और ग्रॉस के चेंजेस। एक और चेंजेस होते हैं फैटी चेंजेस, ठीक है। फैटी चेंजेस क्या होते हैं? फैटी चेंजेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वैक्यूल्स बनते हैं, इस तरह वैक्यूल्स बनते हैं, और वो वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो ट्राइसाइल ग्लिसरोल से भरे हुए होते हैं, ठीक है। ट्राइसाइल ग्लिसरेल कंटेनिंग वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। मेनली फैटी चेंजेस आती हैं फैटी लिवर के अंदर। आप लोगों को फैटी लिवर के बारे में कुछ पता होगा। फैटी लिवर क्या होता है? अल्कोहलिक्स के अंदर अक्सर ये होता है कि जो लिवर होता है ना, नॉर्मली उसका काम क्या है, बहुत सारे फंक्शनिंग, मेटाबॉलिक हब है ना। तो फैटी चेंजेस के अंदर ऐसा हो रहा होता है कि ये जो लिवर है ये बहुत सारे फैट्स को मेटाबोलाइज कर रहा होता है, लेकिन अल्कोहलिक्स के अंदर और कुछ जो कीटोन प्रोडक्शन जिनके अंदर ज़्यादा हुई होती है, खासतौर पे अल्कोहलिक्स होते हैं उनके अंदर भी, तो फैट को ऑक्सीडाइज करना या फैट को मेटाबोलाइज करना लिवर की कैपेसिटी से ज़्यादा हुए होते हैं इन लोगों के अंदर। तो फिर क्या होते हैं, फैट जो होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, इस तरह वैक्यूल्स बनाने शुरू कर देते हैं लिवर के अंदर। तो उसको हम कहते हैं फैटी लिवर। खैर आप लोगों को सिर्फ यही पता होना चाहिए फैटी चेंजेस क्या होती हैं। फैटी चेंजेस को हम स्टीएटोसिस कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह वैक्यूल्स बनते हैं ट्राइसाइल ग्लिसरीन कंटेनिंग, ठीक है। दूसरे हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। अब इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म मोर इओसिनोफिलिक होगा। दूसरा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, मतलब खराब हुई हुई है, ऑब्वियसली ब्लंटिंग एंड ब्लबिंग हुई हुई है, इसकी शक्ल देखें सारी खराब हुई हुई है, लेकिन इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टीमेटली खत्म हो जाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की इधर जो है फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई होती है, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी डेंसिटीज नजर आती हैं, लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर तो बहुत ज़्यादा डेंसिटीज होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की माइलिन फिगर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हुई होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाते हैं, इस तरह अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि टूट रहे हैं, सेलुलर डेथ हो रही है ना, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बाहर से अगर अंदर की तरफ आओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाती है, साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ मोर यूसिनोफिलिक होता है। फिर आप अगर उसके ऑर्गेनेलिज देखो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटाइज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह याद करोगे तो याद रहेगा कि बाहर से ग्रॉस में कैसे नजर आ रहा था, रिवर्सिबल में हमारे पास स्वेलिंग हुई हुई थी, ठीक है। और साथ में हमारे पास पेलर था क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई खराब हुई थी। और माइक्रोस्कोपी में हमने देखा ब्लबिंग एंड ब्लंटिंग हुई हुई है सेल मेम्ब्रेन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वलन हुआ हुआ है और उसके साथ जो डीटैच हो रही हैं राइबोसोम्स, फॉस्फोलिपिड्स की डेंसिटीज नजर आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइलिन फिगर्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और फैटी चेंजेस देखिए कि वैक्यूल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्राइसाइक्लिसरोल्स के वैक्यूल्स बनते हैं। और इरिवर्सिबल के अंदर हम समराइजिंग, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अल्टीमेटली इंटैक्ट नहीं रहती, डिसॉल्व हो जाती है, न्यूक्लियस भी डिसॉल्व हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फ्रेगमेंटाइज हुई होती है, माइलिन फिगर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। सिंपल चीजें आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके जी, अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल डेथ। मैंने कहा था कि इरिवर्सिबल इंजरी जो होती है वो अल्टीमेटली डेथ की तरफ लीड करती है, ठीक है। अब जो सेलुलर डेथ है ये भी आगे दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास नेक्रोसिस, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, और दूसरी होती है एपोप्टोसिस, ठीक है। अब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अंदर कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस होता है जिसमें सेल की डेथ प्रोग्राम ना हो और उसके अंदर कोई ऐसे कह लेंगे स्टेप्स नहीं हो रहे होते या प्री प्लान्ड ऐसे मैकेनिज्म नहीं हो रहे होते जिनके थ्रू सेल की डेथ हो रही होती है। नेक्रोसिस में सडनली सेल की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ठीक है। और हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है नेक्रोसिस के साथ। अपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता। अपोप्टोसिस में सेल खुद पहले डिटरमिन करता है, सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं कि अब सेल को डेड होना चाहिए, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली उसकी एक प्रोग्राम तरीके से डेथ होती है अपोप्टोसिस के अंदर। पहले हम इसके जनरल डिफरेंसेस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है इसका। सेल साइज पे क्या चेंजेस आते हैं। नेक्रोसिस के अंदर हमेशा क्या होता है, सेल इनलार्ज होता है। जैसे मैंने इधर बताया था कि सेलुलर स्वेलिंग होती है, पहले इनलार्ज हुआ होता है सेल, ठीक है, और फिर उसकी डेथ होती है। जबकि अपोप्टोसिस में क्योंकि प्रोग्राम्ड हो रहा है तो सेल अपनी ऑर्गेनेलीज को पैक करता है, अपोप्टोटिक बॉडीज बनाते हैं, गोल्जी बॉडीज बनाते हैं और फिर उनको पैक आउट कर देता है सेल से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब एक ऑर्गेनेली गई तो सेल श्रिंक होगा, फिर मजीद गई और श्रिंक होगा, तो इसमें सेल जो होगा वो साइज में श्रिंक हो रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं? अपोप्टोसिस के अंदर तो फ्रेगमेंटाइज हो जाता है न्यूक्लियस, खराब मतलब इस तरह उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं और डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन नेक्रोसिस के अंदर 3 मेन स्टेप्स में ये डिसॉल्व होता है, ठीक है। सबसे पहले होती है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस क्या होती है? पिक्नोसिस होती है कि न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस पहले श्रिंक होता है, ठीक है, मतलब वो अंदर की तरफ इस तरह श्रिंक होगा, साइज में कम होगा, ठीक है। फिर कैरियोरेक्सिस होती है, ये आपको टर्म्स याद रखती हैं। कैरियोरेक्सिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस ने फ्रेगमेंटाइज हो जाना है, इस तरह अलग अलग उसके पार्ट्स बन जाने हैं। और अल्टीमेटली कैरियोलाइसिस होती है जिसमें वो डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस चेंजेस आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या चेंजेस आते हैं? हमेशा याद रखना है, नेक्रोसिस के अंदर प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अपोप्टोसिस के अंदर सबसे एंड तक, क्योंकि अपोप्टोटिक बॉडीज ने सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर जाना है ना, जो गोल्जी बॉडीज बनेंगी और पैक हो गया ऑर्गेनेलीज बाहर निकलती जाएंगी, प्रोग्रामिंग के थ्रू डेथ हो रही है ना, तो सेल मेम्ब्रेन हमेशा इंटैक्ट रहती है। ऑब्वियसली अल्टीमेटली जब सेल डेथ हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, बट इंटैक्ट रहती है, ठीक है। फिर है सेलुलर कॉन्टेंट्स पे क्या, जब सडनली सेल ब्रस्ट होगा स्वेलिंग के बाद नेक्रोसिस के अंदर, तो क्या होगा, सारा सेलुलर कंपोनेंट्स इस तरह बाहर फैल जाएगा, ठीक है। अब सेल के अंदर से सारा कंटेंट जब बाहर फैलेगा तो यहाँ पे क्या है, सेलुलर डिब्री क्रिएट हो गया ना, ये सारा गंद क्रिएट हो गया। तो इस गंद को क्लियर करने के लिए कौन आएंगे? साथ में ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल से हमेशा न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट सारे यहाँ आएंगे। और जब भी ये वाले सेल्स आते हैं हम लोगों को पता है कि ये क्या है, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन होगी ही होगी, ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए सारे गंद को। लेकिन अपोप्टोसिस में ऑन द अदर हैंड अपोप्टोटिक बॉडीज, गोल्जी बॉडीज पैक होके बड़े तरीके से जा रही हुई हैं, तो इसके अंदर ये वाले प्रो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस की माइग्रेशन नहीं होगी और ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो हमेशा याद रखना है, नेक्रोसिस एक तो हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, दूसरा इसके साथ हमेशा इन्फ्लेमेशन होती है। जबकि अपोप्टोसिस में ना ही नेक्रोसिस की तरह मतलब लाजमी नहीं है कि ये पैथोलॉजिकल हो, ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट।
दूसरा, इसकी सेल मेम्ब्रेन हमेशा इंटैक्ट रहती है, इसमें नहीं रहती। इसमें हमारे पास सेलुलर डिब्री, गंद नहीं क्रिएट होता नेक्रोसिस की तरह, पैकिंग होके जाती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। अब हम नेक्रोसिस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नेक्रोसिस हमने क्या कहा, नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ है, अनरेगुलेटेड होती है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही होती। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फॉल्स अपार्ट एंड सेलुलर एंजाइम लीक आउट। अब ये सारी मैंने बता दिया, सेलुलर डिब्री क्रिएट होगा, गंद क्रिएट होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, और ये नेवर फिजियोलॉजिकल, हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लें। मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नजर आएगा, जो हमारे पास वैक्यूल होगा उसके अंदर ईओसिनोफिलिक होगा। क्यों ईओसिनोफिलिक होगा, क्योंकि सारा सेल जो है वो स्वलन अप हुआ है, उसकी ऑर्गेनेलीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेगमेंटाइज हो रही है, डिटैच हो रहे हैं, राइबोसोम हर तरफ रायता फैला हुआ है। ठीक है, ईओसिनोफिलिक होगा। माइलिन फिगर्स बहुत प्रोमिनेंट नजर आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर आपको इस तरह बहुत सारे डेंस फॉस्फोलिपिड्स की कम्युलेशंस नजर आएंगी। ठीक है, और वैक्यूलेटेड अपीयरेंस होगी, इस तरह बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स नजर आएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्मिक चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस क्या होंगे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। ठीक है, ये हो गया नेक्रोसिस। ठीक है, अब आते हैं नेक्रोसिस के मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है, मस्ट से बहुत ज्यादा है। इसमें आप लोगों को टाइप्स का पता होना चाहिए। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सबसे पहले कोगुलेशन का क्या मतलब होता है। कोगुलेशन का मतलब होता है, कोगुलेशन का मतलब होता है कि जम जाना, अंडा उबालते हैं वो कोगुलेट होता है। ठीक है, इसी तरह कोगुलेशन में क्या होगा, अगर आप एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख रहे हैं और यहाँ पे स्कीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, उसकी वजह से ये वाला एरिया जो है इसके अंदर नेक्रोसिस हुई है, तो ये कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस होगी। क्यों, कोगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस का मतलब है कि ये वाले जो इसका बाहर वाला एरिया है ये कोगुलेट होगा एंजाइम्स की कोगुलेशन की वजह से, और ये फर्म नजर आएगा। ये वाला एरिया जो है ना बाकी सेल के सारे कंटेंट से डिफरेंट नजर आएगा, डिमार्केटेड होगा, वाज़ह तौर पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात कि इसका बाहर वाला फर्म अपीयरेंस होगा लेकिन अंदर से सारा कुछ गायब हो चुका होगा। ठीक है, मतलब ऑर्गेनेली सारी खत्म हो चुकी होंगी, न्यूक्लियस खत्म हो चुका होगा, लेकिन एरिया ये वाज़ह तौर पे नजर आएगा। अब कोगुलेशन की एग्जांपल क्या है, बॉडी में जहां पे भी हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी होगी वहां पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, एक्सेप्ट वन। ये एक्सेप्शन याद कर लें, ब्रेन के अंदर अगर हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी हुई है तो वो हमेशा ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस होगा, ना कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस। बाकी हर जगह पे बॉडी पे जहां पे भी हाइपोक्सिया की वजह से इंजरी हुई है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। ठीक है, दूसरी हमारे पास है कि ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होती है, ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस ये होती है कि ब्रेन के अंदर सपोजिंगली हाइपोक्सिया होता है या फिर आपके पास कुछ इन्फेक्शंस होते हैं फंगल और बैक्टीरियल, तो पस लाइक क्या लें, विस्कस मतलब लिक्विड सा वो एरिया हो जाएगा, वो वाला जो सेल डेड हुआ है उसकी जो अपीयरेंस होगी वो लिक्विड विस्कस पस्ट लाइक नजर आएगी आप लोगों को, तो वो ल्यूकोफेक्टिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में आपको नेक्रोटिक एरिया के अंदर सॉफ्ट सेंटर नजर आएगा, ल्यूकोफेक्शन हुई नजर आएगी, येलो क्रीमी कलर पस नजर आएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे पस सेल्स के अंदर सेलुलर डिब्री नजर आएगा और ल्यूकोसाइट नजर आएंगे। आपको पता है पस क्या होती है, पस लड़ाई होती है, जंग होती है ल्यूकोसाइट्स के दरमियान और सेलुलर डिब्री के दरमियान या माइक्रोब्स के दरमियान, और अल्टीमेटली दोनों तरफ के कुछ ना कुछ फौजी मारे जाते हैं और फिर वहां पे एक पसल बनता है येलो क्रीमी कलर का, उसको हम पस कहते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपी में आपको नजर आएगा। तीसरा है केशियस नेक्रोसिस। केशियस का आपने याद रखना है चीज आपने टॉम एंड जेरी में देखा हुआ है चीज। ठीक है, वो इस तरह कुछ नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो वो केशियस नेक्रोसिस चीज लाइक अपीयरेंस देता है, तो इस तरह की कुछ इसकी अपीयरेंस होती है। नेक्रोटिक मटेरियल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, येलोइश होता है। ठीक है, चीज की तरह आप लोगों को वो टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा हुआ है तो वहां पे चीज जिस तरह होती है ना वैसे ही नजर आती है इसकी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या नजर आएंगी, ठीक है, आपको यहाँ पे कलेक्शन नजर आएगी फ्रेगमेंटेड सेल्स की, ऑब्वियसली जो सेल डेड हो रहे हैं वो फ्रेगमेंटाइज हो चुके होंगे वो नजर आएंगे। ठीक है, आर्चिटेक्ट जो होगा मतलब इसका जो बाहर से सारा नक्शा वक्शा है एरिया का वो सारा डिस्ट्रॉय हुआ होगा। ठीक है, कोई डिमार्केशन नहीं होगी, जैसे इसमें वाज़ेह तौर पे नजर आता है ना कि ये वाला एरिया है नेक्रोसिस का, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता केशियस नेक्रोसिस में। इसको ये हमेशा जो होता है ये मर्ज हुआ होता है, इसकी कोई वाज़ेह तौर पे डिमार्केशन नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत फेमस एग्जाम्पल याद रखनी है कि केशियस नेक्रोसिस आप लोगों को नजर आता है ट्यूबरक्लोसिस का, जो ग्रेनुलोमा बनता है ना अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर सेंटर में यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस नजर आता है। ठीक है, अब आ जाओ फैट नेक्रोसिस के ऊपर। ये इसका जी बहुत इंपॉर्टेंट ये है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस के अंदर ना
फैट नेक्रोसिस दो तरह से हो सकता है, या तो डायरेक्ट ट्रॉमा हो ऐसे टिश्यू के अंदर जिसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ब्रेस्ट है या बटक है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ, जो फैट होगा उसकी क्या हो जाएगी, लेजन हो जाएगी, वो फैट नेक्रोसिस नजर आएगी। या तो जनरली दूसरी जो फिनोमेना है वो बहुत प्रेवेलेंट है और बहुत ज़्यादा वही देखा जाता है और वही आपको लिखना है। सपोज करें हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाटाइटिस हुआ किसी पेशेंट को, आपको पता है ना पैंक्रियाज प्रेजेंट होती है इस तरह, ये एब्डोमेन है, ठीक है, और एब्डोमेन के अंदर इधर बहुत सारा ओमेंटम होता है, आप लोगों को पता है ना, ओमेंटम का सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब ओमेंटम किससे बना हुआ है, बहुत सारे फैट से बना हुआ है, फैटी एसिड से बना हुआ है, जबकि पैंक्रियाज के अंदर क्या है, ऐसे इंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेजेस होते हैं, ठीक है, लाइपेजेस होते हैं। अब अगर ये लाइपेजेस लीक हो जाएं और ये आ जाए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर, तो यहाँ पे तो बहुत सारा ओमेंटम पड़ा हुआ है, और ओमेंटम किससे बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, तो ये लाइपेजेस क्या करेंगे, इस फैट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब क्या क्या बनेंगे, जब भी लिपिड्स डिस्ट्रॉय होते हैं फैटी एसिड बनते हैं, ठीक है, ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स हैं, इन्होंने क्या करना है, ठीक है। अब लाइपेजेस स्प्लिट कर रही हैं ट्राइसाइल ग्लिसरेरोल के या फैट्स के या लिपिड्स के, जो भी कह लें उनको, मतलब क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ठीक है। अब जो उनके सब्सटेंसेस बनी है, जो फैटी एसिड या ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स बने हैं, इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे जितना कैल्शियम पड़ा होगा उसके साथ इन्होंने बाइंडिंग कर लेनी है, और कैल्शियम के साथ जब भी ये बाइंड करेंगे तो ये बहुत सारी चौक की अपीयरेंस देंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे व्हाइट कलर के बहुत सारा इस तरह यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई हुई है, और वो क्या बेसिकली होगा, ट्राइसाइल ग्लिसरोल्स और फैटी एसिड के साथ कैल्शियम की कॉम्बिनेशन की वजह से हमें नजर आएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड के साथ कैल्शियम बन के यहाँ पे चौकी अपीयरेंस नजर आएगी, तो मॉर्फोलॉजी में वही चौकी वाइट अपीयरेंस आप लोगों को नजर आएगी, और इसकी जो आउटलाइन होती है हल्की हल्की होती है, वो भी उसी वजह से क्योंकि फैट के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कैल्शियम जुड़ा हुआ है, तो वो थोड़ी वाइटी वाइटी अपीयरेंस होगी, तो इसलिए हमें हल्की सी डिमार्केशन नजर आएगी, लेकिन वो उस तरह प्रेवेलेंट नहीं होगी जिस तरह कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमें नजर आती है, ठीक है। अब हमारे पास टाइप है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में अक्सर पूछा जाता है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है, वेस्कुलाइटिस आप लोगों को पता होगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, ये ब्लड वेसल है, इसके आप लोगों को पता है अंदर एंडोथीलियम होती है, इंटिमा होती है, फिर मस्कुलरिस होती है, और बाहर में एडवेंटिशिया इसकी लेयर होती है, इस तरह ही पढ़ी थी ना आर्टरीज की जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते थे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ और उसकी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, ठीक है, अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैं और वो किसी तरह यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाए, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाए, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट होने के बाद बहुत ब्राइट पिंक कलर की हमें अपीयरेंस देती हैं, ठीक है, बहुत ही ब्राइट पिंक कलर की अपीयरेंस देते हैं। इम्यून रिएक्शन में अक्सर नजर आते हैं हम लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हुए हुए इन द ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स, एसएलई के अंदर, वेस्कुलाइटिस के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, तो इनको हम कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अब मॉर्फोलॉजी देखोगे तो क्या नजर आएगा, फिब्रिन ही नजर आएगा ना, फिब्रिन, फिब्रिनॉइड से आप लोगों को पता होना चाहिए, फिब्रिन की, कोलेजन की, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बहुत सारी डेपोजिशन हुई होगी, तो ये हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है, ठीक है। आखिरी है हमारे पास गैंग्रियोनिक गैंग्रीनस नेक्रोसिस। अब गैंग्रीनस नेक्रोसिस दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई गैंग्रीन, वो तकरीबन उसी तरह होता है जिस तरह हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस कह लो, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट अक्सर होते हैं, उनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होती है, तो वहाँ पे सेलुलर इंजरी हो सकती है, ठीक है, वो ड्राई गैंग्रीन होती है। लेकिन ड्राई गैंग्रीन अक्सर कन्वर्ट होती है वेट गैंग्रीन के अंदर, ठीक है। वेट गैंग्रीन में ऐसा क्या होता है, ये ड्राई गैंग्रीन थी, उसी तरह कोगुलेटिव नेक्रोसिस टाइप है, मतलब वहाँ पे इंजरी हुई हुई है, लेकिन उस एरिया के अंदर सपोज करो यहाँ पे इन्फेक्शन था लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन पहले था कोगुलेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम थी उस वजह से वहां पे जी डेथ हो रही थी सेल की, सारा कुछ, ठीक है। लेकिन अब इसको यहाँ पे इन्फेक्शन भी हो गया बैक्टीरिया का। अब जब बैक्टीरियल सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होने शुरू हो जाएगा, H2S प्रोडक्शन होगी, इसी तरह आपके पास ही बहुत सारे और सेलुलर डिब्री क्रिएट होगा, पस वगैरह बनेगी, और ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव और कोगुलेटिव का एक मिक्सचर सा बन जाएगा, और इसको हम कहेंगे वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप सो ये समझ आ जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस।